हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। हम यहाँ डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद सम एमसीक्यूज एंड स्टैटिक फैक्ट्स। तो बने रहिए हमारे साथ सेशन के अंत तक। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। Who translated the first Magahi novel Fool Bahadur into English? Option 1 Abhay K, Option 2 Akshay Anand, Option 3 ग्रीष्मा ठाकुर एंड ऑप्शन 4 शिवम शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी अभय के। अभय के इन्होंने ही फर्स्ट मगही नॉवेल फूल बहादुर को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पर्सन की बात करें, ये जो नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर 2 है अक्षय आनंद, इनके बारे में अगर आप जानते हो तो ये मधुबनी के साहित्यकार हैं और ये इसलिए चर्चित अभी न्यूज़ में है क्योंकि इन्हें 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और वो भी मैथिली में मिला था, मैथिली लैंग्वेज में। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार की कैटेगरी में इन्हें अक्षय आनंद को 2023 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने आपको इनके डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दिया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनकी बुक का नाम जिसके लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है। अब हम यहाँ देख लेते हैं अभय कुमार के बारे में। इन्होंने जो फूल बहादुर को ट्रांसलेट किया है ये है आपका न्यू ट्रांसलेटेड बुक एंड ये है आपका ओल्ड बुक जिसे 1928 में जयनाथ पति द्वारा इस नॉवेल को लिखा गया था, फर्स्ट मगही नॉवेल। और ये कहाँ से थे तो यह नवादा डिस्ट्रिक्ट के थे आपके जयनाथ पति। इस बुक में कॉलोनियल बिहार की स्टोरी को बताया गया है और ये जो अभय के हैं जिन्होंने इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, इनके बारे में अगर हम थोड़ी फैक्ट्स को जान लें तो इनकी एक न्यू बुक आने वाली है 2025 में जो लॉन्च की जाएगी। उस बुक का क्या नाम है तो उस बुक का नाम है नालंदा। ये इनकी न्यू बुक आ रही है जो 2025 में लॉन्च की जाएगी। आज हम नालंदा से डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे, लेकिन वीडियो के एंड में हम देखेंगे उस कुछ स्टैटिक पोर्शन को नालंदा के बारे में। और इनके बारे में अगर हम एक और चीज़ जान लें तो इनकी एक अर्थ एंथम इन्होंने लिखी थी, अर्थ एंथम। इसे वर्ल्ड वाइड 150 लैंग्वेजेस में ऑलरेडी ट्रांसलेट किया जा चुका है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRS? ऑप्शन 1 कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, ऑप्शन 2 कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस, ऑप्शन 3 कम्युनिटी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन 4 कम्युनिटी रेडियो संचार एंड ऑप्शन 5 मोर देन वन। इसका दोनों सही है, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी एंड कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस। हम पहले बात कर लेते हैं इस CRS की कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी के बारे में। तो यह एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग कमीशन है जो ट्रेन ट्रैवल एंड इसके ऑपरेशन रिलेटेड सेफ्टी मेजर्स को देखता है और रेल एक्सीडेंट्स होने पर उनकी इंक्वायरी करता है। इसके लिए इस कमीशन को बनाया गया और इसे किस एक्ट के तहत बनाया गया है तो इसे रेलवे एक्ट 1989 के तहत इस कमीशन को बनाया गया था, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये जो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी है यह किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। आप मुझे मिनिस्ट्री का नेम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस की। तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस जो है अभी इसके रिसेंटली 20 साल पूरे हुए हैं, इसे सेलिब्रेट किया गया था। और इंडिया का जो फर्स्ट कम्युनिटी रेलवे स्टेशन है ये 2004 में स्टैब्लिश हुआ था और उसका नाम है ये अन्ना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये 2004 में स्टैब्लिश हुआ था अन्ना यूनिवर्सिटी के द्वारा, फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और ये जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस होते हैं इनकी कवरेज की बात करें तो ये 12 से 14 किलोमीटर
इनका कवरेज होता है, 12 से 15 किलोमीटर कवरेज होता है इनका। और अगर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लें तो रिसेंटली इंडिया में 481 ऑपरेशनल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, जिनकी शुरुआत हुई थी 12 से, यानी स्टार्टिंग में 2005 में 12 थे, फिर 140 हुए 2014 में, और अभी रिसेंटली हैं 481 कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस वर्तमान समय में। और अगर हम फर्स्ट एनजीओ की बात करें तो 2008 में इंडिया का फर्स्ट एनजीओ रन कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम था रेडियो संगम, जो आंध्र प्रदेश में स्टैब्लिश किया गया था। अब हम जान लेते हैं थोड़ा वर्ल्ड रेडियो डे के बारे में। तो यह कब मनाया जाता है? तो यह 13 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और जो इस बार 2024 के थीम की हम बात करें तो 2024 का थीम है रेडियो अ सेंचुरी इंफॉर्मेशन इंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। इस साल का यह थीम है, इसे आप याद रखेंगे, वर्ल्ड रेडियो डे 2024 का थीम। और यह कब मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे? तो यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। अब ये पिक्चर है, आप जानते हैं ए वतन मेरे वतन मूवी की इमेज है ये, आपने इसे न्यूज में जरूर देखा होगा। और इसे कब रिलीज किया गया था? इसे रिसेंटली 13 फैब को, यानी वर्ल्ड रेडियो डे के अवसर पर रिलीज किया गया था। यह 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उषा मेहता और अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन की हिस्टोरिक कहानी को बताता है यह मूवी। इस मूवी के बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हम यहाँ उषा मेहता के बारे में 2-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, बाकी आपने पढ़ा ही होगा। इनका जो जन्म था, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 25 मार्च 1920 को हुआ था। गुजरात के सूरत में एक गांव है सरस विलेज, वहां इनका जन्म हुआ था। और स्कूलिंग के दौरान ही गांधी जी से मुलाकात के बाद यह उनकी फॉलोअर बन गई थी उषा मेहता। और 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त ये केवल 22 ईयर की थी, जब इन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been recently elected as the youngest president of Africa? Option 1, Basiru Demophave. Option 2, Shahbaz Sharif. Option 3, Gabriel Attal. And Option 4, none of the above. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ये होंगे अफ्रीका के न्यू यंगेस्ट प्रेसिडेंट। अफ्रीका के वहाँ सेनेगल में वहाँ भी इलेक्शन हुआ है, वहाँ के ये अभी यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनेंगे। और ये अभी रिसेंटली ही जेल से रिलीज हुए हैं और अब ये वहाँ के यंगेस्ट, सेनेगल के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। और ये जो सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें शहबाज शरीफ की, तो ये 24th प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनकी पार्टी का नाम बताएंगे कि ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अगर हम यहाँ थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये है गैब्रियल एटल। ये कौन है? तो ये आपके फ्रांस के यंगेस्ट पीएम हैं। ये फ्रांस के यंगेस्ट पीएम है और ये केवल 34 ईयर के हैं और ये फ्रांस के यंगेस्ट पीएम है। और ये अभी रिसेंट में सारे हैं, रिसेंट में बने हैं, तो ये इन सारे नेम्स को आप बिल्कुल याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हु वॉन द फर्स्ट ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड 2024? ऑप्शन 1 जेम्स बॉयस, ऑप्शन 2 बीना अग्रवाल, ऑप्शन 3 थॉमस पिकेटे एंड ऑप्शन 4 जेम्स एंडरसन एंड ऑप्शन 5 मोर देन वन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5 मोर देन वन, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। इन दोनों को ज्वाइंटली फर्स्ट ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड 2024 मिला है। अब इनके बारे में हम देख लेते हैं। यह है ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड 2024। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब एंड साइंस पो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन सोशल इनइक्वालिटीज के द्वारा दिया जाता है। और ये बीना अग्रवाल है इन्हें, और ये जेम्स के बॉयस, इन दोनों को यह अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करें बीना अग्रवाल की, तो इनका जो रिसर्च है वो फोकस करता है जेंडर इनइक्वालिटी पे।
जेंडर इनइक्वालिटी एंड प्रॉपर्टी राइट्स पर इनका रिसर्च फोकस करता है। और इनका जो रिसर्च है वो है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये इनका रिसर्च फोकस था और इसके लिए इन्हें ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड 2024 का फर्स्ट एडिशन था, जिससे इन्हें सम्मानित किया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who has become the first ever Indian to win WTT federal title at Beirut, Lebanon? Option 1 Manav Thakkar, option 2 Satyan Ganeshkaran, and option 3 Archana Kamath, and option 4 Manu Shah। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये है आपके साथियान ज्ञानशेखरन, जो लेबनान में हुए WTT फेडरल टाइटल के विनर हैं। इन्होंने भारत के ही मानव ठक्कर को हराया है फाइनल्स में और यह जीत हासिल की है, यानी इन्हें मानव ठक्कर जो है इन्हें सिल्वर मिला है और इन्हें फर्स्ट रैंक यानी गोल्ड मिला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who has been appointed as the new Director General of the NDRF? Option 1 Sadanand Vasant, option 2 Piyush Anand, option 3 Ashwini Kumar, and option 4 Naveen Jindal। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पीयूष आनंद। इन्हें एनडीआरएफ का नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। और ये जो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें सदानंद वसंत, तो ये कौन है? इन्हें एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के पद पर इन्हें अपॉइंट किया गया है। और ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है अश्विनी कुमार, ये कौन है? तो इन्हें FIEO यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं ये अश्विनी कुमार। और ये जो नवीन जिंदल हैं, इन्हें इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ये बने हैं अभी। तो ये चारों ऑप्शन आपको याद रखने हैं क्योंकि ये चारों अभी रिसेंट के अपॉइंटमेंट है। सदानंद वसंत, इन्हें NIA का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। पीयूष आनंद NDRF के न्यू डायरेक्टर जनरल। अश्विनी कुमार FIEO इसके वो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। और नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। अब हम NDRF के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जान लेते हैं। NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसे कब स्टैब्लिश किया गया था? तो इसे 2006 में स्टैब्लिश किया गया था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत 2006 में स्टैब्लिश किया गया था NDRF को। और यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है आपका NDRF। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। NDRF का जो NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर आपका NDRF वर्क करता है। और मैंने आपको हेडक्वार्टर भी बता दिया, न्यू दिल्ली। आप मुझे कमेंट सेक्शन में NDRF के मोटो के बारे में बताएंगे। मैं आपको और यहाँ पे 2-3 चीजें बता देती हूँ। अभी कुछ दिन पहले इसका रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया है। और ये कौन सा था? तो यह 19th रेजिंग डे था। और यह कब मनाया गया है? तो यह 19 जनवरी को मनाया गया है। इसका 19th रेजिंग डे NDRF का ये रहा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल 19वां स्थापना दिवस जनवरी 19 को मनाया गया है, 19th रेजिंग डे NDRF का। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग आज नालंदा डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वीडियो के एंड में देखेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट को। यह है हमारे बिहार का मैप। और नालंदा आपका कहाँ पे है? तो ये रहा आपका नालंदा। इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है बिहार शरीफ। और नालंदा हमारे बिहार के, ये देख रहे हैं, यह इस पार्ट में स्थित है और यह पटना डिवीजन के अंदर आता है। और इसके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं? तो ये है जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा और पटना। और एक लखीसराय भी है यहाँ पे। तो यानी टोटल इसके 6 डिस्ट्रिक्ट से सराउंडेड है आपका नालंदा। टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट से सराउंडेड है।
और इसके पॉपुलेशन की बात करें तो इसका पॉपुलेशन है 2,877,653, ये इसका पॉपुलेशन है। यहाँ का सेक्स रेशियो कितना है तो यह 922 है। और इसका जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर कितना है, 64.43% इसका लिटरेसी रेट है। अब अगर हम नालंदा से रिलेटेड कुछ और चीज़ों को देखें तो नालंदा जो शब्द है, इस माना जाता है कि नालंदा वर्ड की उत्पत्ति जो है, यानी इसका जो ओरिजिनेट हुआ है, यह सब नलम वर्ड यानी लोटस से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। लोटस या फिर ये डान नालंदन, यानी इसका अर्थ होता है गिवर ऑफ नॉलेज। तो कहा जाता है कि नालंदा वर्ड की उत्पत्ति नलम वर्ड से हुई है, जिसका मतलब होता है कमल और गिवर ऑफ नॉलेज। अगर हम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो नालंदा में कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं, तो एक हो जाता है आपका पावापुरी जल मंदिर, और क्या है, पांडु पोखर है, विश्व शांति स्तूप भी है वहां पे, विश्व शांति स्तूप भी है। और यहाँ पे आपका जरासंध का अखाड़ा भी है, जिसके बारे में आपने बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यह जो अखाड़ा था, जरासंध का अखाड़ा, यह किस लिए फेमस है, मतलब किन दो लोगों के बीच के लड़ा गया था, क्योंकि ये सारी चीजें आप ऑलरेडी BCW के एंशिएंट बिहार हिस्ट्री के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी के रुइंस भी हैं, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष, जिसे गुप्ता रूलर द्वारा बनाया गया था। और यह जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसे यूनेस्को द्वारा 15 जुलाई 2016 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। हमारे बिहार में एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी टोटल 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। मैंने आपको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम बताया, आप मुझे सेकंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने आपसे इस सेशन के दौरान और भी क्वेश्चंस पूछे हैं, आप उनके भी आंसर्स देंगे। इसके साथ ही हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।